वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 37 लेक्चर है और रिएक्शन मैकेनिज्म का 17 लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे उससे पहले जो आपकी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको अलग अलग आपके जो वीडियोज़ है वहाँ पर हमने सीरियल से एक्सप्लेन कर लिया है। इससे पहले वाला जस्ट जो आपका लेक्चर था वहाँ पर हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी कितनी प्रकार की पढ़ा दी मैंने? दो तरह की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। आज का लेक्चर जो है आपका तीसरी प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक आप नोट करें, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन, जिसको हम शॉर्ट में एसई रिएक्शंस कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। जैसा कि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो तीन प्रकार की हमने डिवाइड की है, वहाँ पर ये देखा कि जब किसी भी सबस्ट्रेट से कोई ग्रुप सिमिलर ग्रुप के द्वारा क्या होता है? डिस्प्लेस होता है, तो वहाँ पर प्रतिस्थापन होगा। और यदि न्यूक्लियोफिलिक द्वारा न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल के द्वारा अगर हो तो फ्री रेडिकल। और यहाँ पर आपका क्या होगा? किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्सट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक समूह का डिस्प्लेसमेंट होना है। यानी कि इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का इलेक्ट्रॉन्स ने ही का प्रतिस्थापन अभिकर्मक के इलेक्ट्रॉन्स ने ही द्वारा होता है। जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इसकी रिएक्शन हो और रिजल्ट में आपका यहाँ से H+ जो है कि इलेक्ट्रोफाइल है, E+ के द्वारा क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है और H+ आउट हो जाएगा। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये बेंजीन H, यहाँ पर मैं CH3Br ले रहा हूँ और AlBr3 की प्रेजेंस है और रिजल्ट CH3 टोलोविन और उसके साथ HBr। इस रिएक्शन में हुआ क्या? ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और इस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा यहाँ से H+ का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो हो गई जनरल इसकी डेफिनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक के या जो आपका रिएजेंट है, रिएजेंट के इलेक्ट्रॉन्स ने ही ग्रुप के द्वारा सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन्स ने ही ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होना क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन कहलाएगा। अब ये रिएक्शन किन के द्वारा दी जाती है? सबसे पहली चीज़ कि ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन किन चैप्टर्स में आपको नज़र आने वाली है। तो सबसे मेजर जो ये रिएक्शन शो की जाती है वो होती है बेंजीन की रिंग के द्वारा, बेंजीन रिंग द्वारा। यानी कि बेंजीन की जो रिंग है, यहाँ पर कोई रिएक्शन अगर होती है, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वह आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा। दूसरा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड द्वारा, जैसे कि CH3Na। इसके अलावा जैसे कि आपका ग्रेनियर रिएजेंट CH3CH2 MgBr, यहाँ पर ये रिएक्शन आपको नज़र आने वाली है। और बेसिकली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप पढ़ने वाले हो हर जगह पर आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे आप एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हो तो एरिल हैलाइड साथ है, एल्कोहल पढ़ रहे हो तो फिनोल साथ है, एमीन पढ़ रहे हो तो एनिलीन साथ है। यानी कि आपको बेंजीन रिंग हर जगह पर हर चैप्टर में नजर आने वाली है। और रिंग पर होने वाली अभिक्रिया जो भी होगी वो आपकी कौन सी होगी? ये उसकी लाक्षणिक अभिक्रिया है, पहचान है कि रिंग के द्वारा हमेशा क्या दी जाती है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दी जाती है। ये तो हो गया जो कंपाउंड आपको इस रिएक्शन के द्वारा अभिक्रिया करने वाले हैं। अब रही बात कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही सब्स्टिट्यूशन के लिए कंडीशन क्या क्या होती है। ये अभिक्रियाएं तब होती है, पहली चीज लुईस एसिड या कोई ब्रोस्टेड एसिड उपस्थित हो कुछ केसेज में H+ देने वाले, तो जनरली ये अभिक्रिया लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। अब एक चीज़ यही साथ देख लो कि लुईस एसिड यहाँ पर कौन कौन से होंगे, तो AlX3 ये इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड है।
AlX3 यानी कि AlCl3 AlBr3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, AlCl3 AlBr3। इसके अलावा डी ब्लॉक के हैलाइड जैसे कि FeX3, वही FeBr3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है। इसके अलावा BF3, ZnCl2। ये लुईस एसिड अगर आपको रिएक्शन में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी बेंजीन रिंग है तो श्योर है कि आपको अभिक्रिया कहाँ करवानी है, रिंग पर करवानी है। ओके, तो ये आपकी पहली कंडीशन होगी। क्लियर। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को दो पार्ट में, आज का जो वीडियो होगा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको एक पार्ट को बढ़ाने वाला हूं, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। पहले हम देखेंगे केवल बेंजीन पर होने वाली इलेक्ट्रॉन्स नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम देखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूट जैसे फिनॉल, एनिलीन, है ना, हेलोबेंजीन, तो इन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होती है। तो यहाँ पर आपको दो कैटेगरी में मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ। पहला केवल बेंजीन पर इस इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे किसको, जब मोनो सब्स्टिट्यूट हो यानी कि रिंग पर पहले से कोई ग्रुप हो। तो आपको पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया है कि जब वलय के ऊपर या रिंग के ऊपर जब कोई ग्रुप होता है तो उसका मेसोमेरी इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है उसके द्वारा वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं किस जगह जुड़े, ऑर्थो पैरा पर या मेटा पर। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपके लिए समझना आसान होगा। इससे पहले आप निर्देशकारी प्रभावों का जो वीडियो है उसको जरूर देख लें। तो एक जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल से ले रहा हूँ, जैसे कि ये बेंजीन है और इस पर कोई भी रिएजेंट EnU जिसके दो पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल पार्ट और न्यूक्लियोफाइल पार्ट, जिसको आप समझ सकते हैं जैसे कि आपका CH3 और Br है। यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल पार्ट होगा, प्लस के रूप में ब्रेक होगा, और ये माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल पार्ट होगा। और रिएक्शन जो आपकी है वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में है। लुईस एसिड जैसे यहाँ पर मैंने AlBr3 लिया है। ओके, और रिजल्ट आपका क्या होगा, H+ वहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाता है और उसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को ले जाता है और रिजल्ट में आपको दो रिजल्ट मिल जाएंगे। ये आपका मेजर पार्ट होगा यानी कि मेजर आपका कंपाउंड होगा। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप में होने वाली है। पहला जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहली स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। सेकंड है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, E+ का रिंग पर अटैक, और एरिनियम आयन फॉर्मेशन होता है। और थर्ड स्टेप है आपका प्रोटॉन का निष्कासन, H+ का रिमूव होना। अब इन 3 चीज़ों को समझें। सबसे पहली चीज़, जैसे यहाँ ले रहा हूँ मैं Al, पहली स्टेप जो है आपका E+ का फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका CH3 Br प्लस लुईस एसिड के साथ ये रिएक्ट होगा AlBr3 के साथ। चूँकि इसके पास एक कक्षक आपको पता है खाली है ना, P जो होता है आपका PS1 P2 विन्यास हो जाता है और P3 जो होता है वो खाली होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर आपके इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, CH3 Br अपना पेयर देता है और AlBr3 के साथ इस तरह से जुड़ जाएगा। अपना लोन पेयर किसको दिया, इसके पास आ चुका है। अब ये आपका ब्रेक होकर दे देगा CH3 प्लस AlBr4 माइनस, यानी कि ये स्टेप आपकी पहली है जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, पहली चीज़। अब सेकंड चीज़, ये इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा, स्टेप सेकंड पर एरिनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, एरोनियम आयन।
ये आपकी बेंजीन रिंग और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल जो भी यहाँ पर मैं इसको CH3+ कह रहा हूँ, तो ये CH3+ इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं। आपको पता है बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने देखी है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के पास एक p ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और ये बेंजीन के तल के ऊपर व नीचे दोनों प्लेन पर क्या करते हैं, सर्कुलेट। ये आपका कार्बन की रिंग होगी और इसके ऊपर की ओर भी पाई इलेक्ट्रॉन और नीचे की ओर भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों तल पर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब इस पूरी रिंग पर कौन सा चार्ज चल रहा है, एक आंशिक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इनके चारों तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि यहाँ से इसका आराम से क्या होगा, जुड़ना हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चों कि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं दे पाती है, तो उसका कारण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और नेगेटिव और बेंजीन वलय के चारों ओर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा और रिपल्शन होने के कारण न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल बड़ा आसानी से क्या कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है। तो अब आप अटैक को देखें, जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन CH3 यहाँ से कौन ले लेगा और ये इसके साथ जुड़ जाता है। ये CH3 यहाँ से इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लिए और एक H आपका यहाँ पर मौजूद है। अब बच्चों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 इसके पास चले गए, तो अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 पाई बॉन्ड होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाकी के आपके इलेक्ट्रॉन ये रह जाएंगे। समझ में आया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, CH3 के पास, और यहाँ पर क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ये है एरेनियम आयन, ठीक है। ये आपका इस अभिक्रिया का इंटरमीडिएट होगा और इंटरमीडिएट जो होता है इसको कहा जाता है व्हीलैंड इंटरमीडिएट। कार्बन युक्त जो आपका रेजोनेंस दर्शाता है, तो इस इंटरमीडिएट को क्या नाम देते हैं, व्हीलैंड मध्यवर्ती कहा जाता है। अब बच्चों ये खुद रेजोनेंस शो करेगा। एक चीज़ और ध्यान रखें, ये रेजोनेंस शो कर रहा है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है, यानी कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी इसकी, क्योंकि कॉन्जुगेशन गायब हो चुका है। यहाँ पर अब आपका क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कौन ड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, HCH3। यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आए तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो ये तो आपका न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वापस कहाँ खींचेगा, प्लस, और जैसे ही खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, आपके प्लस की ओर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और बाकी के आपके ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी मध्यवर्ती की। समझ में आया। CH3 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, जैसे लेगा तो रिंग पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव का आएगा तो जहाँ जुड़ रहा है उसकी पहली पोजीशन पर सबसे ज़्यादा खींचने की ताकत होगी इसकी, तो ऑर्थो पोजीशन, और फिर आपकी क्या होगी, पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ये मध्यवर्ती इस तरह से अनुनादी संकर जिसको कहते हैं हम, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, पॉजिटिव H और ये CH3, और यहाँ पर आपका पार्सली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी। ओके, पहली स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का रिंग पर अटैक करना, अटैक करके एरेनियम आयन का निर्माण करना और एरेनियम आयन का रेजोनेंस शो करना। क्लियर। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड की। तो स्टेप थर्ड जो होगी, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ स्टेप थर्ड को, स्टेप थर्ड में अब आपका प्रोटॉन जो ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल बना है, ये AlBr4, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो आराम से इसके साथ अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होकर यहाँ से H+, चूँकि यहाँ पर रिंग पे इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं तो H यहाँ से आसानी से क्या होता है, रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका CH3 और यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
ये आपकी अनुनादी संकर। इस पर अब कौन अटैक करेगा? AlBr4 माइनस, जो कि न्यूक्लियोफाइल है। और अटैक करने के बाद आपका रिजल्ट क्या दे देगा? ये H को ले जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको HBr प्लस AlBr3 और प्लस फाइनल रिजल्ट आपका टोलोविन। ये आपकी 3 स्टेप होती है। ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म। 3 स्टेप। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, अटैक करके वैलेंट मध्यवर्ती एरेनियम आयन का निर्माण करना और वो रेजोनेंस शो करना, फिर एरेनियम आयन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, और न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा तो इससे प्रोटॉन का निष्कासन, यानी कि थर्ड क्या हो गया? H+ का रिमूव होना। ये आपकी 3 स्टेप रिएक्शन है। ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पर जो भी रिएक्शन आप पढ़ने वाले, जो मैंने बताया ना 5 रिएक्शनें बताई है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन वगैरह, तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रोफाइल की जो फॉर्मेशन स्टेप है इसमें चेंज आएगा, बाकी की 2 स्टेप आपकी एक जैसी होती है। क्लियर है? यानी कि मैकेनिज्म में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपको केवल पहली स्टेप जो होगी, जैसे यहाँ पर मैंने CH3+ को किस तरह से फॉर्म किया, अब इसके बाद आप नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 किस तरह से लाने वाले हैं, NO2 के अलावा फिर आप सल्फोनिक एसिड में SO3 कैसे निकालेंगे, किस तरह से फॉर्म होगा। तो पहली स्टेप इनकी चेंज होगी, बाकी सारी ही रिएक्शनें आपकी क्या होती है? बेंजीन रिंग पर होने वाली सिमिलर होगी, यानी कि 2 स्टेप आपकी मैकेनिज्म की एक जैसी होती है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेंजीन रिंग पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के बेस पर मेन बेंजीन की जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, मैं जिसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली चीज़ देखें आप कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो विदाउट कार्बन है, इसमें कार्बन प्रेजेंस नहीं है। और इधर जो मैंने लिखा है एल्केलेशन और एसिलेशन में, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बन के साथ है, और जिनमें कार्बन के साथ जो ग्रुप हैं वो यदि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि कार्बनिक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इन इलेक्ट्रोफाइल्स के द्वारा दी जाने वाली रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस यानी कि FCR अभिक्रिया कहते हैं। FCR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, अटैकिंग ग्रुप होगा, वो क्या होगा? विथ कार्बन होगा, यानी कि कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सेकंड चीज़ यहाँ पर फर्स्ट में देखते हैं अपन कि ये जो आपकी 3 रिएक्शन लिखी मैंने, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, यानी कि हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और उसके बाद सल्फोनीकरण। तो जो अटैकिंग रिएजेंट है, जैसे हेलोजनीकरण में हेलोजन इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में X+ के रूप में अटैक करता है, नाइट्रीकरण में NO2+ आपका अटैक करेगा, और सल्फोनेशन में आपका क्या होता है? SO3 अटैक करता है, जो कि विदाउट चार्ज होगा, किंतु अनसेचुरेटेड होने के कारण ये खुद क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल 2 तरीके से हो सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। सेकंड चीज़, जिनमें अनसेचुरेशन है, तो अनसेचुरेशन भी क्या करते हैं? अनसेचुरेटेड जो कंपोनेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ड्रॉ करते हैं, यानी कि वो भी क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहली रिएक्शन हेलोजिनेशन में X2 + AlX3 लुईस एजेंट के रूप में यहाँ पर क्या होगा? AlX3, कोई भी लुईस एसिड होगा। इसके अलावा BF3 हो सकता है, FeX3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, किसी की भी प्रेजेंस हो सकती है। X बराबर यहाँ पर हम क्लोरीन और ब्रोमीन को लेंगे, आयोडीन और फ्लोरीन के लिए थोड़ा सा टिपिकल, जिसको बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर AlCl3 AlBr3, अगर यहाँ पर Br2 लिया है तो AlBr3 काम में लेंगे हम। ठीक है, तो हेलोजन के साथ बेंजीन की रिएक्शन होती है, प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलता है हेलो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ जाता है और X+ के रूप में अटैक करता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। सेकंड रिएक्शन जो है नाइट्रीकरण, यहाँ पर NO2+ अटैक करके नाइट्रोबेंजीन का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पर जो रिएजेंट है वो आपका क्या होगा? HNO3 होगा, और विथ प्रोटोनिक एसिड, प्रोस्टेट एसिड के रूप में किसी को लिया जाएगा। HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रीकरण का प्रोसेस होगा। सल्फोनेशन में जनरली H2SO4 को काम में लिया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 को, और इसी के द्वारा आपका इलेक्ट्रोफाइल SO3 प्रोड्यूस होता है, और SO3 यहाँ पर अटैक करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है, यानी कि SO3H
बेंजीन रिंग पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है, SO3 होगा। इसके अलावा सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट काम में लिए जाते हैं SO3, इसके अलावा कंसनट्रेट H2SO4 या ओलियम H2SO7, जनरली H2SO4 प्लस SO3 इजिकल टू H2SO7 होता है। तो इनकी साथ बेंजीन की रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो 3 मेजर रिएक्शन तो आपकी ये है जिनमें इलेक्ट्रोफाइल पे कार्बन नहीं होगा। अब जिन इलेक्ट्रोफाइल में कार्बन होता है वो एक तो पहली चीज़ ध्यान रखिए कि वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर रिंग जो होती है वो हाईली रिएक्टिव होनी ज़रूरी है, तभी ही अभिक्रिया हो पाती है। अगर यहाँ पर कोई डीएक्टिवेटेड समूह जुड़ा हुआ है जो इसका डीएक्टिवेशन करे, जो इससे इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉल कर ले, तो वहाँ पर FCR रिएक्शन नहीं दी जा पाती है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पर जो आपकी पहली है एल्किलीकरण R+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आएगा। रिएजेंट आपका RX हो सकता है, ROH हो सकता है, एल्कीन हो सकती है। यहाँ पर RX के साथ बेंजीन की रिएक्शन हो सकती है, अल्कोहल भी ये रिएक्शन देगा और एल्कीन भी दे सकता है। और प्रेजेंस यहाँ पर AlX3 की होगी यदि RX लेते हैं। एल्कोहल लेते हो तो कोई प्रोटोनिक एसिड लुईस एसिड के रूप में होगा और ये यहाँ पर भी आपका प्रोटोनिक एसिड के रूप में लिया जाएगा और रिजल्ट आपको एल्किल बेंजीन, जैसे कि CH3 लगा दिया जाए, टोलुइन का निर्माण हो रहा है। और अगली जो अभिक्रिया है FCR में वो है एसिटिलीकरण, एसिलेशन। तो एसिलेशन के अंदर आपका RCO+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में होगा और प्रोड्यूस किया जाएगा ये एसिल हैलाइड के द्वारा RCOCl, ठीक है ना, RCOBr के द्वारा। और प्रेजेंस वही लुईस एसिड AlCl3 AlBr3 की प्रेजेंस में होगा। इसके अलावा एसिटिलीकरण के लिए आप एक चीज़ और काम में ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि प्रोटोनिक एसिड के रूप में आपका कोई भी लुईस एसिड प्रेजेंट होगा तो ये आपको क्या देगा, बेंजीन के ऊपर आपका एसिटिल समूह जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर CH3 लिख दिया जाए तो एसिटोफिनोन मिलेगा आपको, ठीक है। तो जनरली 5 अभिक्रियाएं आपकी जो है जिनमें 2 FCR है और 3 आपकी विदाउट FCR है। इन रिएक्शनों को हम अब एक एक लेकर मैं मैकेनिज्म के साथ इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन के द्वारा दी जाने वाली मेन रिएक्शन जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ पहला हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजिनीकरण बेंजीन का। अब पहली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो बेंजीन के द्वारा है वो मैं ले रहा हूँ हेलोजिनीकरण। बेंजीन का हेलोजन के साथ लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है आपका, बेंजीन का हेलोजनीकरण। और ये आपकी एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। बेंजीन रिएक्ट विथ हेलोजन X2, लुईस एसिड प्रेजेंट और रिजल्ट हेलोबेंजीन प्लस HX। ये आपका हेलोजनीकरण है। यहाँ पर X+ के द्वारा रिप्लेस हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। आपको बताया मैंने कि ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहली स्टेप इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड है आपका एरिनियम आयन फॉर्मेशन और थर्ड है आपका प्रोटॉन रिमूवल और प्रोडक्ट का निर्माण। तो 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। अब इसका मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ X2 की वैल्यू रखते हुए पहले हम कराते हैं क्लोरीनेशन के अंदर। यहाँ पर आपका H है, रिएक्शन क्लोरीन के साथ, प्रेजेंस AlCl3 या FeCl3 ली जा सकती है, ठीक है ना, और रिजल्ट क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म जो देखी जाए इसकी, तो मैकेनिज्म में पहली स्टेप क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति यानी कि Cl+ का निर्माण। बच्चों पहली स्टेप हर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की थोड़ी चेंज होती है, बाकी सेकंड और थर्ड रिएक्शन यानी थर्ड जो स्टेप है एरिनियम आयन का निर्माण और प्रोटॉन का रिमूवल, वो सबकी एक जैसी है। तो मैं इस मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में सारी रिएक्शनों को हम करने वाले हैं। तो पहला आपका Cl, तो यहाँ पर देखें Cl2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, Cl इनके पास क्या प्रेजेंस है, लोन पेयर प्रेजेंस है, ठीक है, और रिएक्ट करता है लुईस एसिड AlCl3 से। आपको पता है एल्यूमिनियम के अंदर S1P2 होता है ना,
आउटर सेल जो होता है वो S2P1 होगा, एक एक्सटेंशन होता था S1P2 हो जाता, तो एक P ऑर्बिट यहाँ पर क्या होता है, खाली होता है। और खाली होने के कारण ये लोन पेयर को क्या करता है, अपनी ओर ले लेता है, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन रखता है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। तो यहाँ पर ये इसके साथ कोऑर्डिनेट पेयर देकर जुड़ जाता है। ओके, लोन पेयर इसके पास आ जाएगा और ये ब्रेक होकर क्या देता है, Cl प्लस AlCl4 माइनस, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप फर्स्ट है। और चूंकि Cl प्लस अटैक करने वाला है, अतः रिएक्शन तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि ये प्रोड्यूस ना हो। इसका मतलब ये जो स्टेप है, पहली स्टेप, ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगी। ये अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगी, स्लो स्टेप होती है ये। ओके, और स्लो स्टेप में आपका कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हैलोजन। तो यहां पर पहली आपकी स्टेप जो है इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति, ये आपकी स्लो स्टेप होगी और वेग निर्धारक पद भी होगा। सेकंड स्टेप जो है, स्टेप सेकंड, Cl प्लस का बेंजीन रिंग पर अटैक करना। यानी कि एरिनियम आयन का निर्माण। अब यहां पर Cl प्लस बेंजीन पर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं दोनों तल पर, तो नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर इस पर क्या चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। अतः यहाँ से जो चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेकर इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये आपका H, और यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन अंदर अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओर खींचेगा, तो इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो खींचेगा तो अगली इसकी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी Cl। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके पाई इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चले गए, इसके पास। इस इलेक्ट्रॉन ले लिए तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को वापस मूव करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर मूव किए, इस तरफ। तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ये आपका H और ये आपका Cl और ये आपकी पाई बॉन्ड। ओवरऑल इसका अनुनादी संकर जो होगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये आपकी सेकंड स्टेप। ये आपका एरिनियम आयन है, जो कि वीलैंड मध्यवर्ती भी कहलाता है। पहली स्टेप, सेकंड स्टेप, ये समझ में आई। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हुए, इसके पास है, दोनों तल पर घूम रहे हैं, ढीले बंधे हुए पाई इलेक्ट्रॉन है, आसानी से अपनी ओर माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अपनी ओर खींचेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस तरह से एरिनियम आयन का निर्माण करेगा। क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, एरिनियम आयन क्या होता है आपका, एरोमेटिक नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अब आपकी स्टेप थर्ड में न्यूक्लियोफाइल आएगा, कौन, AlCl4 माइनस, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर स्टेप थर्ड में ये HCl और ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर AlCl4 न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को रिमूव करेगा, माइनस HCl, और क्या दे देगा आपको, हेलो बेंजीन प्लस AlCl3। ये आपका लुईस एसिड वापस एज ए कैटलिस्ट बाहर आ गया। ओके, ये आपकी इसकी मैकेनिज्म होगी, समझ में आई। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सिमिलर इसी तरह से क्लोरीन की जगह पर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करें
ठीक है, बेंजीन का ब्रोमीन से रिएक्ट करना। ये आपकी सिमिलर अभिक्रिया है। यहाँ पर बेंजीन प्लस Cl2 की जगह क्या जाएगा, Br2, और लुईस एसिड मैंने यहाँ पर AlBr3 लिया है, और रिजल्ट आपका ब्रोमोबेंजीन होगा। ओके, और रिएक्शन आपकी AGT जो होगी, जैसे Br2 पहली स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति, तो Br2 प्लस AlBr3 रिएक्ट करके AlBr4 माइनस प्लस Br प्लस। स्टेप सेकंड एरिलीनियम आयन का निर्माण, तो बेंजीन पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ये आपका H है, यहाँ पर आपका Br प्लस, और इस तरीके से आपका क्या करेगा, एरिलीनियम आयन का निर्माण कर लेगा। ठीक है, और स्टेप थर्ड जो होगी, स्टेप थर्ड इस आयन पर जो एरिलीनियम आयन बना है, इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा AlBr4 माइनस, और रिजल्ट प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए आपके सिमिलर, केवल ब्रोमीन क्लोरीन की जगह पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर Br2 आ जाता है बस। ओके, अब अच्छा बच्चों एक चीज़ देखो, आपने बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन के साथ करवा दिया, ब्रोमीन के साथ करवा दिया। अब हम बात करें यदि आयोडीन के साथ, तो क्या आयोडीन के साथ भी जिस तरह से आपका क्लोरीन और ब्रोमीन लुईस एसिड AlCl3 और AbR3 की प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है, वैसे ही देगा या नहीं देगा? ठीक है, जैसे आपकी जो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ है उसके अनुसार अगर मैं रिएक्शन को लिखूं, तो ये आपका बेंजीन प्लस I2, और यहाँ पर लुईस एसिड मैंने AlI3 को लिया है, और रिजल्ट आपका आयोडोबेंजीन प्लस HI। ये आपका सिमिलर वैसा ही मेथड हो गया जैसा क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ था। लेकिन बच्चों यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पर प्रोडक्ट में आपको जो HCl और HBr मिला था वो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो HI है, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर को देखें तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे लेस आपका HBr होता है, उससे लेस आपका HCl होता है, और सबसे लेस आपका HF होता है। ये रिड्यूसिंग इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होता जाएगा हाइड्रोजन उतना आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने से इसकी रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगी। तो जब ये रिएक्शन अगर इसी पैटर्न से करवाई जाए तो होगा क्या, आयोडोबेंजीन के साथ जो HI मिलेगा और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, तो इसको वापस क्या कर देगा, ये रिड्यूस करेगा। और बच्चों इसका रिड्यूस जब होना है तो हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, तो ये वापस आयोडीन किस में बदल जाएगा, आपका आयोडीन इस H के साथ रिमूव हो जाएगा, और वापस आपको क्या मिलेगी, बेंजीन और आयोडीन। समझ में आया? यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ इसकी रिड्यूसिंग एजेंट के कारण ये क्या होगा, बैक रिएक्शन देगा, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं होने वाली है। अब यहां पर ये अभिक्रिया तभी हो पाएगी जब आप इसमें HI का फॉर्मेशन रोक लें। तो बच्चों इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट HNO3 या HiO3 का यूज कर लें, तो यहां पर HI का फॉर्मेशन रुक जाता है। जैसे रिएक्शन आपकी ये हो गई, बेंजीन प्लस हाफ I2 प्लस HNO3, और रिजल्ट आयोडोबेंजीन प्लस H2O प्लस NO2। यहां पर ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। पहली चीज तो ये, ठीक है ना। और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म देखें तो स्टेप फर्स्ट में आपका इलेक्ट्रोफाइल जो मिलेगा E+ की फॉर्मेशन जो होगा वो इस तरह से होगा, हाफ I2 प्लस HNO3 रिएक्ट करके ये देगा H2O प्लस NO2 प्लस I प्लस। ओके, सॉरी, OH माइनस।
और I प्लस देगा। अब आपका यहाँ पर I अटैक करेगा किस पर, रिंग पर, वही एरिलीनियम आयन का निर्माण करेगा और फिर OH न्यूक्लियोफाइल H प्रोटॉन को निष्कासित करेगा, यानी कि इसको एक साथ लिखूं तो अब रिएक्शन आपकी हो जाएगी ये बेंजीन, यहाँ पर आपका I प्लस अटैक करके क्या बनाएगा, एरिलीनियम आयन, और उसके बाद यहाँ पर वापस कौन आ जाएगा, OH माइनस, और ये क्या दे देगा आपको, आयोडोबेंजीन प्लस H2O। समझ में आया? तो पहला प्रोसेस तो आपका ये हो गया कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट को लेंगे तो आपको HI का फॉर्मेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और सेकंड स्टेप जो है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका सेकंड स्टेप बता दूं कि सेकंड जो पैटर्न है कि हम यहाँ पर आयोडीन की जगह पर आयोडीन मोनोक्लोराइड का यूज करें, फिर आप एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कराओगे तो भी आपके आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब आप सेकंड जो स्टेप है वो देखें। सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड में मैं यूज करूंगा आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl का यूज करने पर, तो रिएक्शन हो जाती है आपकी सेकंड के लिए, ये आपका बेंजीन, यहाँ मैंने लिया ICl और प्रेजेंस है AlCl3 एनहाइड्रस की। रिजल्ट आयोडोबेंजीन प्लस HCl प्लस AlCl3। स्टेप फर्स्ट इसके लिए भी वही आपका इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होना, तो ICl प्लस AlCl3 लुईस एसिड, ये बनाएगा I प्लस और AlCl4 माइनस, पहले की तरह। अब आपका स्टेप सेकंड, एरिलीनियम आयन का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा बेंजीन प्लस I प्लस, सिमिलर है, ठीक है, बार बार बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ये हो गया आपका H और ये I, ये आपका एरिलीनियम आयन, और फिर लास्ट AlCl4 माइनस थर्ड स्टेप में आएगा और क्या दे देगा, आयोडोबेंजीन प्लस AlCl3 प्लस HCl, प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो गया। तो आयोडीन के साथ रिएक्शन कराने के लिए आप ब्रोमीन और क्लोरीन की तरह एनहाइड्रस AlX3 का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कारण HI का फॉर्मेशन होने पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आयोडोबेंजीन को वापस रिड्यूस करके बेंजीन में बदल देगा, तो रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो इस रिएक्शन को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट के रूप के साथ या फिर आयोडीन मोनोक्लोराइड के द्वारा कंप्लीट की जा सकती है। समझ में आया? चलो इसको नोट करें, उतार लें। अब मैं सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ले रहा हूँ जो नाइट्रीकरण है, नाइट्रेशन है। तो नाइट्रीकरण के लिए क्या होता है, बेंजीन पर HNO3 की रिएक्शन करवाई जाती है किसी भी प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में और आपको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। यानी कि नाइट्रीकरण जो है आपका वो सिंपल रिएक्शन है, ये आपकी बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है HNO3 के साथ और प्रेजेंस आपका कोई भी प्रोस्टेट एसिड यानी कि प्रोटोनिक एसिड होगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल जाता है NO2 नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। ये है बेंजीन का नाइट्रीकरण। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 प्लस। अब बात करें रिएक्शन की मैकेनिज्म की। मैं इस रिएक्शन को H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहा हूँ। H प्लस की जगह पर मैंने एसिड क्या लिया है, H2SO4। स्टेप फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति, तो स्टेप फर्स्ट E प्लस यानी कि यहाँ पर कौन होगा आपका NO2 प्लस का फॉर्मेशन। HNO3 की सबसे पहले आप देखें H2SO4 की प्रेजेंस है। H2SO4 आपका डिसोशिएट इस तरह से आयनाइज हो जाता है HSO4 माइनस में। HNO3
ये आपका HNO3। अब HNO3 में आप देखें कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और आपकी रिएक्शन में H+ यानी कि प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये इस लोन पेयर के साथ जुड़कर ऑक्सीनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो सबसे पहले H+ इस पर अटैक करेगा और ये आपका एक ऑक्सीनियम आयन बना लेता है। लोन पेयर किसके पास चला गया? हाइड्रोजन के पास। ओके, और ये आपका NO2। और अब यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इलेक्ट्रॉन इधर से ड्रॉ करेगा और ये ब्रेक होकर किस में बदल जाएगा? H2O प्लस NO2 प्लस में। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ। ये आपकी पहली रिएक्शन। अब सेकंड और थर्ड स्टेप मैंने कहा ना एक जैसी होती है। अब आपका सेकंड स्टेप जो होगा एरिलीनियम आयन का निर्माण होना। तो इसमें आपका बेंजीन पर कौन अटैक करेगा? NO2 प्लस और क्या बना लेगा? देखें आप, ये आपका H, NO2 ने इलेक्ट्रॉन लिया है, NO2 प्लस गायब हो गया और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आपका एरिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये रेजोनेंस पहले बता चुका हूँ कई बार मैं, अब आपके समझ में भी आ गया होगा। इस तरह से रेजोनेंस करेगा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से इधर, तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा और ये आपकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। और ये आपका रेजोनेटिक हाइब्रिड रेजोनेंस जिसको कहते हैं हम संकरण, अनुनादी संकर इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये H है और ये NO2 है। ये आपका एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब थर्ड स्टेप जो होगी वो क्या होगी? आपकी प्रोटॉन का रिमूव होना। तो स्टेप थर्ड H+ का रिमूव होना। ये आपका एल्यूमिनियम आयन है, प्लस चार्ज है इस पर, तो इस पर कौन अटैक करेगा? अब प्रेजेंस को किसकी है? न्यूक्लियोफिलिक HSO4 की। तो न्यूक्लियोफिलिक HSO4 माइनस अटैक करके देगा नाइट्रो बेंजीन प्लस H2SO4। ओके, ये है नाइट्रीकरण। समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब तीसरी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, सल्फोनीकरण। और एग्जांपल लूँगा मैं बेंजीन का सल्फोनीकरण। बेंजीन पर H2SO4 कंसंट्रेट की रिएक्शन होती है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनीकरण यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आप यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 काम में ले सकते हैं, SO3 यूज लिया जा सकता है, ओलियम H2SO7 काम में लिया जा सकता है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में SO3H नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, किंतु यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल SO3H ना होकर SO3 ही होता है। इसके मैकेनिज्म हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करेंगे तो पहली स्टेप होगी इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति, E+ का फॉर्मेशन। यहां पर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और रिजल्ट देता है HSO4 माइनस प्लस H2O प्लस H3O प्लस और SO3। H2SO4 मॉलिक्यूल की H2SO4 के साथ रिएक्ट होती है और रिएक्शन के बाद आपको मिलता है HSO4 माइनस H3O प्लस और उसके बाद SO3। SO3 को हम देखें तो SO3 के पास 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड होने के कारण ये ढीले बंधे हुए बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर विड्रॉ करता है और ये जुड़ जाता है। तो सेकंड जो स्टेप होगी आपकी एरिलीनियम आयन का निर्माण, एरिलीनियम आयन का निर्माण यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। तो ये आपका देखें इसको, ये बेंजीन और यहाँ से आपका SO3 अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखें आप SO3 को इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन रिंग से लिए, ये आपका H है, ये S
2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये न्यूट्रल था तो नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। ओके, इस तरह से जुड़ेगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये अब आपका रेजोनेंस शो करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका H, ये आपका साथ लिख दूं मैं इसको SO3 माइनस। फिर आपका अगला स्टेप पॉजिटिव H SO3 माइनस, ये आपका एरिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब प्रोटॉन का रिमूवल, स्टेप थर्ड, H प्लस का रिमूव होना। तो इसके H को यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक जो है आपका प्रेजेंस यहाँ पर HSO4 माइनस H प्लस को रिमूव करेगा, प्लस HSO4 माइनस H प्लस को लिया, और ये क्या देगा आपको, SO3 माइनस, और यहाँ पर आपका क्या रिमूव हो गया, इधर लिख दूँ मैं, प्लस H2SO4, और अब इस पर आपका H3O प्लस आएगा और प्रोटॉन देकर इसको न्यूट्रल कर देगा, H3O प्लस, और ये किस में बदल जाएगा आपका SO3H प्लस H2O। ये आपकी सल्फोनीकरण की मैकेनिज्म होगी। यहाँ पर आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में SO3 होता है, SO3 बेंजीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर SO3 माइनस और H प्लस पर आ जाएगा। फिर आपका ये रेजोनेंस शो करेगा, और उसके बाद आपका HSO4 न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और SO3 माइनस पर H3O प्लस जो आपका रिएक्शन में प्रेजेंट है वो प्रोटॉन देकर इसको क्या करता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बदल देता है। समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो 5 रिएक्शन उसमें से 3 रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। पहला हेलोजिनेशन था, दूसरा सल्फोनेशन था और नाइट्रेशन था। तो 3 रिएक्शनों में हमने देखा कि बेंजीन हेलोजिनेशन के द्वारा हेलोबेंजीन में, नाइट्रीकरण के द्वारा नाइट्रोबेंजीन में, और सल्फोनेशन द्वारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बदल जाता है। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो होगा इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट होगा, जहां हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में डिटेल से। ठीक है, क्योंकि FCR रिएक्शन के बारे में आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर जब आप नीट और जी देते हैं तो वहाँ पर कई सारे आपको क्वेश्चन मिलता है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करना, यानी कि डीप उसकी स्टडी करने के लिए FCR रिएक्शन को हम डिटेल में लेंगे, किनके द्वारा FCR रिएक्शन दी जाती है, किनके द्वारा नहीं दी जाती है, और फिर उसके बाद का जो आपका लेक्चर होगा वो होगा मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन के ऊपर, कि वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस तरह से देता है और उनकी रिएक्टिविटी किस तरह से कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, और वहाँ पर रिएक्शन होगी तो किस पोजीशन पर होगी, डायरेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में। तो इससे पहले आप GOC के जो इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट मैंने समझाए हैं उनको एक बार वापस देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू।